फार्मिंग एक्चुअली एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड ऑक्यूपेशन है कि जो हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो फार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो फार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर फार्मर हमारी कंट्री का खुश नहीं रहेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ की जनता खुश रह सकती है। आज हम आटा खरीद रहे हैं, आज 38 रुपए या 40 रुपए के आसपास नियर अबाउट इतने का आटा है। अब आटे की तो कीमत बढ़ रही है, पर एमएसपी का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा है। किसान को तो मजबूर किया जा रहा है कि तुझे इतने में ही बेचनी है अपनी फसल। आप कभी दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल चॉकलेट खरीदी, तो उस पे एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए कि भाई 10 रुपए की चॉकलेट है तो आप 10 रुपए की ही बेचोगे, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। कुछ टाइम पहले बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको सजा उनकी माफ कर दी गई थी, और जब वो लोग जेल से बाहर आए थे, दे वर ब्लडी रेपिस्ट, और उन लोगों को माला पहना के आप स्वागत कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने लास्ट एपिसोड को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमें यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने पॉडकास्ट सीरीज़ में कि ये दूसरा एपिसोड लेकर के आए हैं और हम एक कोर इश्यूज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फिर से हमारे साथ हमारे दोनों साथी भाई कुशाग्र भाई और सिद्धार्थ भाई, वेलकम भाइयों। फिर से कोशिश करेंगे कि हम आज फिर एक नया कोर इशू लेकर के आएँ। और जो हमने डिस्कशन किया, हमें लगा कि जो फार्मर्स का इशू आजकल है वो शायद मुझे लगता है इंडिया में शायद लोग उस लेवल पे डिस्कस नहीं करें जिस लेवल पे करना चाहिए। हम खाने की प्लेट पे बैठ कर तो एक बार सोच लेते हैं यार कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, बट उसके घर में वो खाना पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है, इसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कुशाग्र आपसे शुरू करता हूँ। आपको अपने लेवल पर क्या लगता है कि इन किसानों को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? थैंक यू कार्तिक, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट। अभी जैसे हम लोग एक नया कोर इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, फार्मर डिस्ट्रेस। तो इसमें मेरे को जो लगता है ना, मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है कि जैसे हमारी कंट्री के सेकंड प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। इट मींस कि हमारी कंट्री में ये जो दो मतलब प्रोफाइल्स हैं, एक डिफेंस फोर्सेस और किसान, ये फार्मर और सोल्जर का जो है ना, इसको अटमोस्ट प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। बट उस हिसाब से ना फार्मर्स को वो प्रायोरिटी मिल नहीं रही है हमारी कंट्री के अंदर। आप ओवर द इयर्स भी देखोगे तो काफी जगहों पे फार्मर्स के लिए अच्छा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हमारा लोग है, बट 50% की पॉपुलेशन में जहां हमारा डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर पर है, फिर भी हमारे यहाँ पर ना फार्मर डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है। जैसा कि अभी आपने बोला कि मतलब हम जैसे खाना खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने कभी ये सोचा कि इस खाने को जब वो ग्रो कर रहा है, एक किसान कितनी मेहनत करता है, वो कितने दिन लगाता है ताकि वो खाना हमारी प्लेट तक आए। क्या हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या गवर्नमेंट की कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो हमारी प्लेट में खाना जिसकी वजह से आ रहा है, क्या उसकी तरफ कभी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी? उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कभी ये कोई नहीं सोचता। मैं इसीलिए सोचा था कि वो पर्टिकुलर रीजन आपको क्या लगते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में? मेरे को जो सबसे ज्यादा लगता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम बैकिंग है फार्मर्स को, क्योंकि ओवर द इयर्स ना फार्मिंग एक्चुअली एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड ऑक्यूपेशन है कि जो हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो फार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो फार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ओवर द ईयर अगर कोई भी नेचुरल या फिर मैन मेड कोई भी डिजास्टर या कोई प्रॉब्लम होता है, उसका कुछ ना कुछ फार्मिंग पे जरूर इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसका फार्मिंग पे, और फार्मिंग पे इम्पैक्ट होना वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज 50% पॉपुलेशन हमारी कंट्री की आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चंक एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। इसीलिए शायद हमें बोला जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इस कृषि प्रधान देश को क्या हम सिर्फ बोलने के लिए रह गए हैं कृषि प्रधान देश? कृषि की तरफ, किसान की तरफ क्या हमने उतने जरूरी कदम उठाए हैं? जैसे बोला जाता है कि डबल इनकम हो जाएगी, या फॉर एग्जांपल बोला जाता है हम आएंगे तो एमएसपी देंगे। आपने उनकी जो करंट कर्जा माफ, अभी आप देखो किसानों की, आप कह रहे हो कंडीशन के ऊपर, अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि एटलीस्ट 30 किसान डेली आत्महत्या कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लोन, बिकॉज ऑफ फार्मिंग डिस्ट्रेस। उनको एनसीआरबी का डेटा आया था ये। जब बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ हो सकता है, तो किसानों का भी हो अभी सकता है। बिल्कुल
रिसेंट रिपोर्ट था कि कॉर्पोरेट लोन का 7 लाख करोड़ का राइट ऑफ किया था, 16 लाख करोड़ राइट ऑफ किया था। तो किसानों का भी हो सकता है। किसानों का नहीं होता ना, स्टूडेंट्स का होता है। तो लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात करी थी ना अनएम्प्लॉयमेंट की, उतना ही सीरियस कंसर्न है ये फार्मिंग डिस्ट्रेस भी। बिकॉज अगर फार्मर हमारी कंट्री का खुश नहीं रहेगा ना, देश तो खुश मुझे नहीं नहीं रहेगा। लगता कि 140 करोड़ की जनता खुश रह सकती है, टू बी ऑनेस्ट। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है अपने हिसाब से, मतलब एक न्यूज़पेपर में पढ़ना, पेपर में पढ़ना अलग है, आपको क्या लगता है किसानों की क्या प्रॉब्लम है? एक एज एन यूथ आपको लगता है कि ठीक है मैं इस हाईवे से निकल रहा हूँ, एक किसान काम कर रहा है, आपको क्या लगता है उसको उस समय क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो किसान के साथ क्या है, उसका महंगाई से बहुत बड़ा लिंक है। किसान जो अपनी खेती कर रहा है उसको सिंचाई करने के लिए उसको ईंधन चाहिए। ईंधन पेट्रोल डीजल जब महंगा हो जाता है तो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली। उसकी जब वो खेत में डालने के लिए उसको खाद चाहिए तो खाद की कीमतें किसान के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि इसकी कीमतें जो है कंट्रोल में रहें खाद की, और टाइम पे उसको खाद मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। इजी अवेलेबिलिटी हो, और फिर किसान अपना जो क्रॉप जो ग्रो कर रहा है अपने घर लेके आ रहा है कटाई के बाद, तो उसको वो आसानी से वो बाजार तक ले जा करके बेच सके, ये बहुत बड़ा इशू है। सबसे पहले जैसे कि अभी सिद्धार्थ ने बोला कि फर्टिलाइजर्स और जितना भी हमारे ये फार्मिंग के मतलब प्रोडक्ट्स हैं या फार्मिंग करने के लिए जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, आई गेस पहले ये जीएसटी फ्री रहते थे। अब जब से ये फॉल्टी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन सरकार ने किया है और फार्मिंग के कई जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर मतलब जो खेती करने के काम आते हैं इक्विपमेंट, अब जैसे ट्रैक्टर ले लो, ट्रैक्टर है, अब किसान ट्रैक्टर का कौन ना कोई अपने घर पे तो चलाएगा नहीं। Exactly. किसान चलाएगा अपने हाँ। खेत में चलाएगा। जो ट्रैक्टर है वो जीएसटी फ्री होना चाहिए क्योंकि उसका तो डायरेक्ट यूज ही खेती में हो रहा है। और काफी जैसे यूरिया है और बाकी के फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, पहले ये जीएसटी फ्री होते थे, बट अब अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी में लेकर आके एक तरीके से किसान को हर तरीके से ना एज इफ जैसे परेशान किया जा रहा है। और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि दिन पे दिन काफी किसान किसानी छोड़ रहे हैं। जैसे कि उनको मतलब यार इतना तो उनको राइट है ना कि अगर वो धूप में कड़ाके की सर्दी में जब हम लोग सो रहे होते हैं अपने घरों में, वो अपने खेतों वो में सुबह पानी 4 बजे चलाते हैं। पानी चलाने जाते हैं, तो उनकी तरफ हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, या फिर सरकार का ध्यान कभी किसानों पर नहीं जाता कि यार इनके लिए भी तो कुछ हम एक स्टेप लें, या कुछ जब इलेक्शंस होते हैं तो इकोनॉमिक पैकेज दे देंगे, कुछ फाइनेंशियल एड दे देंगे, बट आप 5 साल क्या करते हो उनके लिए, या आपने लास्ट 10 ईयर्स में उनके लिए करा क्या? अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी समझ रहा था कि जैसे एंशियंट टाइम पे देखो, मिडिवल टाइम पे देखो, तो जो एग्रीकल्चर था ना, इस पर टैक्सेस लगते थे। मतलब राजा होता था कि आपने अपने खेत, एग्जांपल के सिद्धार्थ ने कुशाक ने अपने खेत में कुछ भी लगा दिया, मतलब चावल लगा दिया है, अब वो राजा आएगा कहेगा भाई 30% चावल आप मुझको दोगे, तो इस टाइप का टैक्सेस था। लेकिन जब देश आज़ाद होता है तो नेहरू जी ने सबसे पहले शायद ये किया था कि ये टैक्सेस इन चीज़ों पर, क्रॉप्स पे बचे नहीं थे, इसको हटा दिया गया था। तो अब सवाल है कि अगर उस समय के प्राइम मिनिस्टर ये चीज़ सोची कि भाई इन किसानों के ऊपर से हम टैक्स हटा रहे हैं, तो जो आने वाली गवर्नमेंट आगे की आई है, चाहे शास्त्री जी की बात कर लें, चाहे इंदिरा जी की बात कर लें, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए जो इस डायरेक्शन में थे? देखो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, जब नेहरू जी को ये कंट्री मिली थी, ब्लेम करना बहुत आसान है कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे वैसे थे, बट अगर आप कभी ऑब्वियसली जिन लोगों ने नेहरू जी को पढ़ा है उन्हें पता है कि उन्होंने फार्मिंग को एज अ कंसर्न लेके, एज अ प्रायोरिटी लेके उस पर काफी जरूरी स्टेप्स लिए थे। जैसे जब राजा महाराजाओं का दौर था तो उनसे बेहिसाब टैक्सेस लिए जाते थे, किसानों को परेशान भी किया जाता था, प्रताड़ित भी किया जाता था, हायर इंटरेस्ट रेट्स पे उन्हें लोन देना, वो सब करना। तो एक नेहरू जी ने ये चीज समझी थी जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी, तो रिसेंटली हमारे पास ऑब्वियसली बड़े मतलब उस हिसाब से वी वर फाइनेंशियली नॉट दैट मच गुड, तो उस हिसाब से उन्होंने ये देखा था कि हम खुद से क्यों ना उन चीजों को प्रोड्यूस करें। तो उनका जो पहला ध्यान था, उनका एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करने का ज्यादा ध्यान था, ताकि ईज ऑफ बिजनेस जैसे होता है ऐसी ईज ऑफ फार्मिंग हो, ताकि किसान और लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करें और हम अपनी कंट्री में उन चीजों को प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी ने काफी काम किया किसानों के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन रहा, ग्रीन रेवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हुआ, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया, क्योंकि उनकी अप्रोच बड़ी क्लियर थी भाई कि अगर जय जवान जय किसान वो बोल रहे हैं तो वो जवान और किसान को दोनों को प्रायोरिटी पे भी रखते जब थे। देश का किसान अगर खुश है और देश का जवान खुश है तो फिर तो कंट्री देश खुश बहुत है। खुश है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक हम लोगों में भी एक बड़ा ये बेसिक चीज है ना, हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं कि आपको खाना खिलाने वाला अगर खुश है ना तो आपका परिवार खुश है, और परिवार खुश है तो फिर समाज खुश है, समाज खुश तो देश खुश। इसके बाद इंदिरा जी ने इसको और प्रैक्टिकली करा। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो 1965 में सीएसीपी का गठन होता है। सीएसीपी है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस।
उसमें किसानों का जो एक सबसे बड़ा मतलब उनके लिए की हाईलाइट था, किसानों को एमएसपी इशू हुई। एमएसपी का मतलब हमारा हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किसानों के लिए एमएसपी क्यों जरूरी है, अब इसके अंदर आप कभी दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, जैसे आपने कोई फॉर एग्जांपल चॉकलेट खरीदी, तो उस पे एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए कि भाई 10 रुपए की चॉकलेट है तो आप 10 रुपए की ही बेचोगे, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। तो एटलीस्ट एमएसपी के थ्रू किसान को मिनिमम प्राइस मिलने का तो हक है कि अगर मेरी फसल का इतना कीमत तो हाँ, चाहिए ही चाहिए, इतनी वो उसके मेहनत कर ऊपर रहा जो है। मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, और मिनिमम मतलब में बेयर मिनिमम exactly। इतना तो रहे कि उसमें उसका जो खर्चा है, घाटा है, उसको घाटा ना हो। घाटा क्योंकि अगर किसान को घाटा हो गया तो देश में आगे जो है किसानी से लोगों का मोह भंग हो जाएगा। मोह भंग हो जाएगा। इसीलिए एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1965 में सीएसीपी के थ्रू, ताकि एटलीस्ट किसान को उसका जायज हक तो मिले। वो सिर्फ किसानी करता रह जाता है, गर्मी में अपने आप को तपा रहा है, ठंड के अंदर वो परेशान हो रहा है, मगर उसको उस हिसाब से उसका हक नहीं मिल रहा है। और वो हक क्या है, उसको एटलीस्ट एक सर्टन सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो आनी चाहिए ना उसके जीवन में भी। बिल्कुल। हम लोग काम करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम भी अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला पाए। बट क्या वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसान की लाइफ में है? इसी वजह से एमएसपी जैसी चीजें बाय द ओवर द टाइम वो चीजें इंट्रोड्यूस करी गई हैं और फार्मर्स को एक कंसर्न पॉइंट रख के, प्रायोरिटी रख के काफी सुना भी गया है। नहीं चलो ये तो हम देख लेते हैं। चलो एमएसपी का 1965 में से कुशाग ने कहा है कि 1965 एमएसपी आ गया है, तो अभी तक एमएसपी मिल रहा है, फिर फार्मर्स को इशू क्यों हो रहा है इस करंट गवर्नमेंट में? फिर अगर गवर्नमेंट कह रही है कि देखो क्या होता है ना, है, अब एक बात बताओ, अगर हम जैसे गेहूं आज हम आटा खरीद रहे हैं, आज 38 रुपए या 40 रुपए के आसपास नियर अबाउट इतने का आटा है। अब आटे की तो कीमत बढ़ रही है, पर एमएसपी का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा है। किसान को तो मजबूर किया जा रहा है कि तुझे इतने में ही बेचनी है अपनी फसल, पर आटा बाजार में जो है उसकी कीमत बढ़ रही है। तो अगर बाजार में आटे की कीमत बढ़ रही है तो उसी हिसाब से गेहूं की जो किसान की कीमत है उसको भी तो मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो अभी तो चलो ये बात कर ली हमने, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कह दे रहे हैं। तो ये एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट कौन से बेसिस पे सीएससीपी निकालता है, क्या देख के निकालता है कि भाई इतने का गेहूं ले लो, इतने का धान लेंगे? इसका क्या रीजन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एमएसपी हम मतलब क्या पैरामीटर्स है कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। एमएसपी जो डायरेक्टली हमारा ये कॉस्ट निकल कर आती है, वो निकलकर जैसे अभी सिद्धार्थ ने बोला कि आटे का प्राइस बढ़ रहा है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ ही रहे हैं, जैसे जैसे ओवर द टाइम इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, और अब उसके हिसाब से जैसे प्राइस इन्फ्लेट हो रहे हैं, क्या उसके हिसाब से किसान के साथ भी जो ओपन मार्केट में किसान अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, क्या उसको उस चीज का जायज हक मिल रहा है? इसी के लिए ना गवर्नमेंट ने सीएसीपी के थ्रू एमएसपी इशू किया था कि एटलीस्ट उसको मार्केट में जाके इतना उसके हक का प्राइस मिले। अब इसके ऊपर डिपेंड क्या करता है ना कि पहले क्या था कि एमएसपी जो डिपेंड करता था वो करता था उसके इनपुट कॉस्ट पर, कि फॉर एग्जांपल उसके क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, मतलब उसको एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टिलाइजर, सीड्स, लेबर, उसको अगर कोई फील्ड पे चाहिए, फ्यूल क्या यूज हो रहा है, तो इन सब के अकॉर्डिंग था। बट अब इसमें एक चीज और ऐड करी ओवर द टाइम गवर्नमेंट ने कि एमएसपी के अंदर ना क्या होता है ना, एक एफएल कंसेप्ट होता है जिसको हम फैमिली लेबर कंसेप्ट बोलते हैं। एफएल कंसेप्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरी जमीन है, मैं वहां खेती कर रहा हूं, बट मैं लेबर अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी फैमिली मेंबर है कोई, तो वो लोग आके मेरी हेल्प करेंगे मेरी जमीन में खेती करने में, एग्रीकल्चर के लिए। और उसके अंदर क्या कंसेप्ट होगा ना कि बट वो अनपेड लेबर है, मैं तो उन्हें कुछ दे नहीं पा रहा हूं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे सिद्धार्थ मेरा भाई है, अब वो आके मेरी हेल्प कर रहा है मेरी जमीन पे खेती करने में, और इसको कोई अपॉर्चुनिटी आती है अच्छी, अगर वो उसकी तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई क्योंकि उसको मेरे को हेल्प करना है मेरी जमीन पे खेती करने के लिए। तो सरकार ने ये प्रपोजल दिया था कि इनपुट कॉस्ट को प्लस एफएल को, इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के और एक कॉम्प्रिहेंशन कॉस्ट जो आती है C2 जिसे हम बोलते हैं, इन दोनों को मिला के एमएसपी तय होगी। 2004 से 2006 के बीच में स्वामीनाथन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। एमएस स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट, एक्चुअली 5 रिपोर्ट्स दी थी उन्होंने, अराउंड 2000 पेजेस की। तो उन्होंने अपनी सेकंड रिपोर्ट में ना ये मेंशन किया था अराउंड 236 या 246 नंबर के पेज पर कि किसानों को ना अब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के साथ साथ एक तो इनका ये इसमें 2 कंसेप्ट होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ऑडियंस के लिए भी बताना चाहूंगा। C2 बनता है हमारा A2 प्लस FL से। A2 हमारा आता है इनपुट कॉस्ट, FL आता है जैसा अभी हमने डिस्कस किया फैमिली लेबर, तो इन दोनों को मिला के C2 बनता है। अब ये सफिशिएंट नहीं बैठ रहा है क्योंकि किसान का भी खर्चा बढ़ रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो किसान को उसका जायज एमएसपी दिलवाने के लिए उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आया C2 प्लस 50% ऑफ द कॉस्ट।
तो अब इसके अंदर उन्होंने ये प्रपोजल दिया था, क्योंकि उनका ना इस रिपोर्ट के अंदर काफी पेजेस में उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इंडिया में काफी स्टेट्स में जो हमारा पुराना एमएसपी चलता आ रहा है उसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट भी किसान नहीं निकाल पा रहा है, जिस वजह से किसान फार्मिंग छोड़ने को मजबूर है। इसलिए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट में प्लस 50% और ऐड किया था। और इसमें उन्होंने एक चीज और मेंशन करी थी कि इसके साथ साथ किसान जब खेती करता है, वो धान रखता है अपने मतलब प्रोडक्ट्स को स्टोर करता है, खर्चा तो उसमें भी होता है, मार्केटिंग का खर्चा होता है उसका, या प्रोडक्ट मार्केटिंग का, या फिर उसका स्टोरेज का, बेचने जा रहा है अपनी फसल बेचने को। जा रहा है, तो ये सारी कॉस्ट भी उसमें ऐड होनी चाहिए। तो ऐसे करके कुछ 200 पॉइंट्स थे जो 2004 से 2006 के बीच में स्वामीनाथन कमीशन ने दिए थे, जिसमें से आई गेस 2004 टू 14 में आई गेस 175 पॉइंट्स 14 से पहले और हाँ 14 से पहले मतलब जो मेजर पॉइंट थे Major वो points उसमें ऐड हो गए थे, कुछ अराउंड pending रह गए थे। 175 पॉइंट्स हाँ ये रह गया था। अराउंड 175 पॉइंट्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके थे। तो आज भी किसानों की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो यही डिमांड है कि जो स्वामीनाथन कमीशन की जो एमएसपी रिपोर्ट थी, जो एमएसपी के पैरामीटर्स उन्होंने डिसाइड करे थे, वो क्यों नहीं हमारे अभी तक लीगलाइज हो रहे हैं? क्योंकि आपने वादा किया था। हम तो अभी अगर हम प्रश्न करेंगे या क्वेश्चन करेंगे करंट गवर्नमेंट से करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2014 में इलेक्शन उसमें अपनी एक इलेक्शन रैली में क्लियरली कंसेप्ट समझाया था एमएसपी का कि मेरे देश का किसान अगर भूखा रहेगा, उसको आर्थिक तंगी रहेगी, तो मेरा देश नहीं पनप सकता। अब मेरा बस एक ये चीज का ये मानना है कि क्या आपने उस चीज पे ध्यान दिया? नहीं, किसान को किया ना, वो 500 रुपए महीना, साल में 6,000 रुपए देते हैं। 6,000 रुपए साल 6,000 रुपए में क्या होता है? इसका मैं ये पूछने वाला था कि आप एक तरफ कह रहे हो कि चलो गवर्नमेंट सीएससीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एमएसपी मिल जाती है, फिर किसान सम्मान निधि भी चल रही है, फिर तो किसान तो खुश हो गए फिर। तो कैसे खुश हो गया? अब एक बात बताओ, किसान को जो अब ये कहा गया कि उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है, सिलेंडर पे आप रोटी बनाइए, खाना बनाइए। अब 500 रुपए आप इधर से इनपुट कर रहे हो, गवर्नमेंट दे रही है 500 रुपए, उधर से आप 1100 रुपए 900 रुपए का आप सिलेंडर दे रहे हो, तो वो तो महंगा ही नहीं हो रहा है। फैमिली को 500 रुपए मिल रहा है ना, उसका क्या बच रहा होगा? एक फैमिली का बच रहा है ना, 500 रुपए क्या बच रहा होगा? एक जने को ही तो मिल रहा है। अब कोई आपने ऐसा तो है नहीं महंगाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया कि महंगाई बढ़ेगी तो हम इसको बढ़ा देंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ऐसा तो नहीं। 5 साल पहले आपका वही 500, ये अच्छा ही है। प्रॉमिस भी था ना कि फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल हो जाएगी। चलो ठीक है, 2022 आप हटा दो बिकॉज कोविड भी आया, 2022 को भी गए हुए 2024 हो चुका है, हम जनरल इलेक्शंस की तरफ हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला इलेक्शन। क्या अभी भी डबल हुई इनकम? नहीं, प्रॉब्लम ही वहां पे है ना भाई। स्टिल फार्मर्स आर ऑन प्रोटेस्ट। इससे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए ना कि नहीं, इनके लिए इनकम क्या थी जिसको डबल करने की बात करें? आप 100 रुपए मान रहे थे, 200 रुपए मान रहे थे, 300, इस बात का भी तो जवाब दोगे ना। मैं अभी आप लोग कहूँ कि भाई आपकी सैलरी 2 लाख रुपए की है, मैं कह दूं भाई आपको 2042 में मैं डबल कर दूंगा, भाई 2042 में करेंसी की वैल्यू भी तो बहुत बढ़ सकती है ना, वो इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ सकता है। अच्छा ये सिद्धार्थ, ये जो अभी आप तो दिल्ली के ही हो, जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था उसको किस तरीके से देखते हो? क्या रीज़न था? क्योंकि कहा गया कि भाई इसमें खालिस्तानियों की एंट्री हो गई है, कहा गया है कुछ सर्टेन स्टेट के पर्टिकुलर किसान है, उसके अलावा ये किसान है नहीं, उसको कैसे देखते हो? देखो, जब सबसे पहली बात तो ये, किसानों को दिल्ली आने से क्यों रोका गया? उनको रोकना नहीं चाहिए। वो तो या उनका किसी रिप्रेजेंटेशन को मिल सकते थे। पहले जब देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे या राजीव जी थे, तो वो किसान के जो नेता होते थे, हेड होते थे, उनको अपने घर पे बुला के मिलते थे। मनमोहन सिंह जी टिकैत साहब के जो पिताजी हैं, उनको उनसे मिले थे। एंड ही वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स ऑफ फार्मर्स। किसान लीडर, उनसे बड़ा तो आज तक किसानों की कोई हुआ बात, नहीं है। किसानों मतलब ये हो रहा था कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो देशद्रोही है, वो खालिस्तान से आया, वो पाकिस्तान से आया, उसको कहीं से फंडिंग हो रही है, कहीं से कुछ हो रहा है। एक्चुअली प्रोटेस्ट आर अब द एक बात पार्ट ऑफ बताओ, हेल्दी जब डेमोक्रेसी। किसान अगर बॉर्डर पे बैठा है, आज आप किसान से वोट मांगने जा रहे हो, पर आपको उस समय का याद नहीं आया? किसान के लिए सड़कें खोद दी गई कि किसान दिल्ली ना आ जाए, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया, किसान को आगे नहीं बढ़ने दिया कीलें गया, गाड़ दी गई थी, कीलें गाड़ दी गई थी, तो वो कैसे भूल जाएंगे? वो 1.5 साल तक 13 महीने 750 किसान वो हो गए। और अगर एक बात बताओ, 600 to एक बात 700 बताओ, अगर जो वो फार्म लॉस थे वो अगर आपके हिसाब से बिल्कुल अच्छे थे, आप उस पे एडमेंट थे कि ये बहुत अच्छे हैं, किसानों का इसमें भला हो रहा है, तो आपने वो विड्रॉ क्यों किए? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना। किसानों, कितने इसमें किसानों ने एक बोला चीज हमें और पता भी नहीं था कि बिल आने वाला है। ये जो प्रोटेस्ट था जिसको 3 काले कानून बोले गए थे, उसका शायद रीजन यही था कि उस कोरोना के टाइम पे इसको वॉइस, आपने एक वॉइस वोट से पास कर दिया था और किसी भी किसान संगठन, किसी भी किसान से पूछा नहीं गया था। फिर आप उसको एकदम से आपको लगता है कि नहीं यार गलत है, आप 19 नवंबर 2021 को इसको वापस ले लेते हो। फिर अभी भी क्या रीजन है कि उन्होंने तो बोला था कि हम कमेटी बना देंगे, एमएसपी पे बात कर देंगे, तो अभी भी क्या रीजन है कि भाई प्रोटेस्ट चल ही रहा है? एक्चुअली जब ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ना किसानों को गारंटी दी गई थी
कि आपकी जो भी डिमांड्स है स्पेशली लीगलाइज करना है एमएसपी को, वी विल कंसिडर इट एंड हम इसको लागू करेंगे, ठीक है। अब उसके जब ये कॉल ऑफ हुआ, डेट आई गेस 19 नवंबर को कॉल ऑफ हुआ था ना, 19 नवंबर 21 था डेट, तब कॉल ऑफ हुआ था। उसके 9 महीने बाद एक कमेटी बनती है। आप टाइम का डिस्टेंस देखो, 9 महीने लग गए कमेटी बनाने में। आई गेस उसमें 29 या 30 लोगों की कमेटी बनी। आई वाज रिसेंटली स्टडीइंग दिस रिपोर्ट। उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, ना कोई उस कमेटी में कोई इकोनॉमिस्ट था, ना कोई फार्मिंग एक्सपर्ट था। और जिन 3 स्टेट से ये मेजर प्रोटेस्ट हुआ था, यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, उन तीनों स्टेट्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में नहीं था। इस वजह से अभी तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। तो इस वजह से किसान आज फिर दोबारा से दिल्ली के बॉर्डर पे और जगह जगह प्रोटेस्ट करने को मजबूर है कि जब आपने गारंटी दी, हाँ 3 साल में भी आपने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं करे। चलो मैनिफेस्टो में आज आप वोट मांग रहे हो किसानों आज आप वोट मांग रहे हो किसानों से। एंड चलो ठीक है, आपने बोला कि मैनिफेस्टो में क्या दिया, 14 में आपने क्या बोला, 19 में क्या बोला था, बट आपने 3 साल पहले भी तो कोई वादा किया था। क्यों वो मजबूर हो रहे हैं वो किसान, वो फिर से प्रोटेस्ट पर आके बैठ रहे हैं? क्या उनकी कोई सुनने वाला नहीं है? इसी वजह से ना मैंने अभी एक रिसेंटली किसी से डिस्कशन हो रहा था, इसीलिए मैंने बोला था दैट कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में, व्हाई आई एम एक्चुअली लीन टुवर्ड्स न्याय पत्र, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टो। किसान के न्याय की भी बात की गई है। स्पेशल दे हैव गिवन समथिंग फॉर फार्मर्स। देश के किसान के लिए किसान न्याय के नाम से उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 20 to 22 पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान के हित में हम ये न्याय करेंगे, लीगल करेंगे एमएसपी को एज पर टू द स्वामीनाथन कमीशन। और फिर उसके बाद डिजिटलाइजेशन होगा जिसके थ्रू यू नो मंडीज में जाके अगर किसान ओपन मार्केट में भी अपना क्रॉप्स को, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसका सीधा जो पैसा ट्रांसफर होगा वो किसान के बैंक में आएगा, डायरेक्ट बैंक में आएगा। तो अगर मैं सीरियसली बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ये चीजें एनालाइज करनी है, मैं काफी लोगों को यही बोल रहा हूं, आप दोनों का ना, कांग्रेस का भी बीजेपी का, एटलीस्ट मैनिफेस्टो पढ़ो तो सही, आपको पता लगेगा किसान के लिए क्या कह रहे हैं, किसान के लिए क्या हो रहा है। बीजेपी ने एकदम बात ही नहीं करी है क्या कि किसानों के लिए बात ही नहीं हो रही है उनके मैनिफेस्टो में? बीजेपी ने अभी तक एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बीजेपी ने तो अपने पुराने वादे पूरे नहीं किए। पुराने वादे जो किसानों से किए थे, 10 साल आप गवर्नमेंट में हो, आपने क्या डिलीवर मतलब ये बात नहीं है कहीं पे भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि हम इसको लीगल करेंगे, ये कहीं पे नहीं है। एमएसपी इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है एक्चुअली। इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे रैलीज में भी क्या चल रहा है अभी, एक्चुअली मैं थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट नहीं करूंगा, बट इट इज रियली अनफॉर्चुनेट टू विटनेस दैट वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज इनटू द जनरल इलेक्शंस, एंड दुनिया देख रही है इंडिया के इलेक्शंस को, बिकॉज शायद हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जहां पर और वहां पर बातें क्या हो रही हैं कि मंगलसूत्र, मटन, भैंस की बात हो रही है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो एक भैंस, तुम्हारी अगर 2 भैंस है तो एक भैंस ले जाएंगे। लेट मी क्लियर वन थिंग, आई गेस ये लास्ट फेज में इलेक्शन में काफी ये चीज उठी थी कि कांग्रेस मुस्लिम्स को बांट देगी, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अलग अलग रिलीजन्स को डाइवर्जन हो रहा है, जो देश के मुद्दे हैं उन पे बात नहीं हो रही है। आई हैव रेड द मैनिफेस्टो, मैंने कांग्रेस का पूरा 48 पेजेस का मैनिफेस्टो है, एंड सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, बेशक कोई भी पढ़ के ये चीज देख ले, हिंदू मुस्लिम रिलीजियस वर्ड्स का यूज ही नहीं है उसके अंदर। 48 पेजेस का मैनिफेस्टो में कोई एक बार दिखा दे कि हिंदू मुस्लिम या कुछ भी है। दैट्स व्हाई आई एम इम्प्रेस्ड विद देयर मैनिफेस्टो। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये मेरा राइट है कि मैं अगर किसी को वोट करने जा रहा हूं तो एटलीस्ट उसका मैनिफेस्टो तो पढूं, और मैंने इसीलिए उनका मैनिफेस्टो पढ़ा। और जब मुझे ये दिखा कि यार ये तो मतलब जो चीजें हमारी कंट्री में बहुत डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, यहाँ तो लीगल करा जा रहा है उन चीजों को, उस डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो क्यों ना इस तरफ एक बार इनके विजन को भी देखा जाए, सपोर्ट किया जाए। सिद्धार्थ, आपको भी बीजेपी कांग्रेस का देखा मैनिफेस्टो? हाँ, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छा था, किसानों के हित की बात हो रही है उसमें। कर्जा माफी के लिए बहुत बड़ा उन्होंने लिखा है कि किसान की कर्जा माफी, अगर जब अडानी, अंबानी और जो और धन्ना सेठ हैं, बिजनेस लोगों के, बिजनेस लॉबी का अगर कर्जा माफ हो रहा है तो बिल्कुल किसान को भी तो मदद होनी चाहिए। चलो, अभी ये बोल रहे थे ना आपके एमएसपी को लीगल कर देंगे, तो यार एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर न्यूज़ वाले कहते हैं 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, बजट ही हमारा 45 करोड़ के आसपास, 45 लाख करोड़ के आसपास। एक्चुअली हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ना बहुत मिथ फैलाए जाते हैं कि अगर एमएसपी को लीगल करा गया, मैंने काफी यूट्यूबर्स का भी देखा था, दे आर सेइंग 10 लाख करोड़ का इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, 25 लाख करोड़, 16 लाख करोड़। एक कोई रैंडम फिगर अगर बोल के, अब जीरो कौन गिनने बैठ रहा है, कौन गिनने बैठ रहा है, जीरो बोल के हाइप क्रिएट की जा रही है। झूठ भी बोलो तो इतना बड़ा बोलो वो सच लगने लगे।
बार बार प्रॉब्लम बोला। ये है, बस मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्रिसल की एक रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन के अकॉर्डिंग लीगलाइज करी जाती है तो उसका 2000 लास्ट ईयर क्या था, 2023 मार्केटिंग ईयर में उसका जो प्रॉपर खर्चा पड़ेगा सरकार को आएगा वो अराउंड 21,000 करोड़ का आएगा। तो अब उसको इतना ज्यादा उसका बबल क्रिएट कर देना, 10 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, हाउ कैन यू जस्टिफाई दीज बिग नंबर्स? ये पॉसिबल ही नहीं है इतना इकोनॉमी पे खर्चा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं तो ये समझता हूँ कि किसी ने 100 हेक्टेयर पे कुछ लगा रखा है तो लगभग 25 हेक्टेयर तो अपने यूज में लेकर के आता है किसान। एग्जांपल है, 100 हेक्टेयर तो बहुत बड़ा किसान, 1 हेक्टेयर वाले किसान की भी बात कर लें तो 25% अपने फेवर में लेकर के आएगा, बाकी बचे 75% वो मार्केट लेके जाता है। तो अगर ये समझे, अगर वो लीगल कर रहा है, अगर कांग्रेस कह रही कि हम आएंगे लीगल करेंगे, तो इसका मतलब अगर वो मंडी के बाहर भी जाके बेच रहा है तो एटलीस्ट एग्जाम्पल अगर 2,000 रुपये का बोला गया कि धान 2,000 रुपये का लेना है तो मंडी के अंदर भी वो 2,000 रुपये का ही रहेगा, मंडी के बाहर भी 2,000 रुपये का रहेगा, तो कम से कम किसान को तो लॉस नहीं होना। यही समझे ना इसका पर्टिकुलर यही मतलब है। एक्चुअली क्या सीन है ना, अभी क्या होता है ना, एमएसपी से फायदा क्या होगा अगर लीगलाइज हो जाती है? प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना ओपन मार्केट में, दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स। वो इतनी बुरी तरीके से किसान को प्रताड़ित करते हैं ना। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था एक किसान ने 2 रुपए किलो प्याज बेच दिया और 50 पैसे पर किलो गार्लिक बेचा है। वो होता क्या है, किसान को है ना प्रेशर किया जाता है कि तुझे सस्ते में ही देना है और वो खुद होर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब, अब एक बात बताओ, साल के अंदर बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब टमाटर 100-150 रुपए पहुंच जाता है, ठीक है, प्याज 100 रुपए का प्याज हो जाता है। ऐसे जब चीजों के प्राइस बढ़ते हैं तो उसमें किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो उसमें मिडल मैन है ना, वो मिडल मैन उसमें पैसे कमा रहा है। ये जो बिल लेके आए थे, ये 3 बिल था, उसमें से एक बिल था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसमें था कि आप होर्डिंग कर सकते हो कितनी भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। अगर आपको याद हो 2015 में दाल स्कैम हुआ था, 2015 में, उसके बाद जब सरकार ने कई जगहों पर रेड्स करी थी ना, तो बड़े बड़े प्लेयर्स होर्डिंग करते हुए पाए गए थे उसमें। और ये होर्डिंग को सपोर्ट करने वाले जो ये 3 फार्म लॉज थे ना, इसीलिए किसान इनके विरोध में थे। अब एमएसपी में क्या सीन है ना, एमएसपी में एक छोटी सी बात ऐड करूंगा यहाँ पे। एमएसपी में क्या है कि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं खरीदती, ऑनेस्टली। गवर्नमेंट अब इंटरवीन ज्यादा करती है जब प्राइस क्रैश करता है, मार्केट क्रैश करता है, किसानों को सपोर्ट के लिए। तो स्वामीनाथन कमीशन, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो किसानों के साथ में जस्टिस कर रहा है। वो रिपोर्ट, वो ये नेशनल फार्मर कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये था कि कंसिडर एमएसपी एज अ बॉटम लाइन। जो गवर्नमेंट के लिए रूल है वही प्राइवेट प्लेयर के लिए रूल है कि आपको इतनी बॉटम लाइन पे तो खरीदना ही है। अब उसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर ना किसानों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। जैसे अभी किसानों को धमका दिया जाता है कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो तुम्हारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, तुम्हारा सड़ जाएगा। एक्चुअली तो किसान बेचारा मजबूर हो जाता है उसको कम रेट्स में बेचने के लिए। प्राइवेट प्लेयर्स उसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े स्टोरेज के गोडाउन्स बना रहे हैं, तो उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी बढ़ने से वो क्या है, किसान का माल उठा रहे हैं और जब उनका मर्जी आएगी तब वो प्राइस बढ़ा कर। अरे अभी हिमाचल में हुआ था ना, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, किसान से उन्होंने ऑलमोस्ट 12 रुपए किलो एप्पल खरीदा एंड ओपन मार्केट में ही सोल्ड आउट है 250 रुपीज पर केजी। कितना डिफरेंस आया फैसिलिटीज में स्टोर का। हम एग्जांपल के हम ही अगर कहते हैं कॉर्पोरेट माइंडसेट के हो जाएंगे, गवर्नमेंट के एफसीआई के गोडाउन्स हैं, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। अब क्योंकि किसान, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशन करेगी स्टोरेज गोडाउन्स का, प्राइवेट प्लेयर तो कर ही रहा है, गवर्नमेंट अगर करेगी तो किसान को ये रहेगा कि मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को अपना सामान उधर ही बेचना है, उसके पास वो बाउंड हो जाता है, क्योंकि उसके पास, हिंदुस्तान के किसान के पास इतने बड़े बड़े स्टोरेज के प्लेस नहीं है, इतनी ना उनके पास जमीन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। फार्मर्स एसोसिएशन ये भी पूछ रहा है दैट आपने स्टोरेज के लिए एफसीआई गोडाउन्स को कितना एक्सपेंड किया। अब आप देखो ना, हर मॉनसून में हमारे पास कितनी वो चीज आती है, कितने रिपोर्ट्स आते हैं, आज इतने टन गेहूं खराब हो गया या चावल सड़ गया। तो वो उस चीज को स्टोरेज करने का ना सरकार के पास कोई एक प्रॉपर प्लान नहीं है और ना उसके एक्सपेंशन में उन चीजों को आगे बढ़ाया गया है। तो इसी वजह से मेरे को जो लगता है ना कि वो प्राइवेट लॉबी को शायद फायदा देने के लिए अपनी तरफ से उस चीजों को एक्सपेंड नहीं किया गया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है प्राइवेट प्लेयर को और जिसमें एक्सप्लॉइट होता है फार्मर। इसीलिए स्वामीनाथन कमीशन का जो एमएसपी है लीगलाइज करने का, वो बहुत जरूरी है ताकि एक फार्मर एक्सप्लॉइट ना हो और उसका हक मिले, इस वजह से। अच्छा, तो इसमें ये जो न्याय पत्र है, इसमें जो किसान न्याय की बात करी गई है, तो कौन से सबसे अच्छे पॉइंट लगते हैं कि नहीं यार ये अगर इम्प्लीमेंट हो तो किसानों को शायद बहुत भला हो जाएगा? देखो, सबसे पहली बात जो मेरे को स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट से ही ये बड़ा न्याय पत्र ना रिलेटेबल है, जो मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं तो उसमें ये पढ़ा है, एक तो लीगलाइज एमएसपी, उन्होंने क्लियर, और एमएसपी की गारंटी, वो एमएसपी गारंटी लीगलाइज करके एमएसपी की गारंटी है। अब उसमें एक स्वामीनाथन कमीशन ने ना एक पॉइंट और दिया था एजुकेट करने के लिए। जैसे कई बार कृषि विज्ञान केंद्र बने गए हैं,
ताकि लोगों को और नॉलेज मिले फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अब उसके लिए ये क्या नाम है, हर डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादातर गांव में, डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे और ओपन अप होंगे ताकि लोगों को इस चीज के बारे में और अवेयरनेस मिले। और R&D के लिए जो है वो बजट डबल होगा, बजट डबल हो जाएगा, बजट डबल होगा। किसानी का जो R&D एग्रीकल्चर के ऊपर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस के क्या इफेक्ट, जितना भी रिलेटेड एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके इनकम जो होगा उसका जो पूरा एक्सपेंसेस होंगे, उसका बजट होगा, वो डबल होगा नेक्स्ट 5 इयर्स में। और फिर उसके बाद अभी जैसे ओपन मार्केट में किसान जाता है एमएसपी के थ्रू, उसको फायदा एक और चीज का ये भी मिलेगा कि वो मार्केट के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। और इन्होंने ये भी बोला है कि हम जैसे बड़े बड़े गांव हैं, ठीक है, आसपास के 5-6 गांव के मिला के एक बड़े गांव में एक ऑफिस खोल दिया, मतलब किसान अपना जो है अपना खेती का जो क्रॉप उनका ग्रो करके वो लाए हैं उसको वो वहां पे भी बेच सकते हैं अपनी क्रॉप को। तो उससे क्या है, वो आउटलेट रिटेल किसानों को इससे बहुत फायदा होगा, वो बाउंड नहीं रहेंगे, मार्केट जो है मार्केट किसान के पास आ जाएगा। दोनों को फायदा है भाई, कंज्यूमर को भी फायदा है कि जो मीडिएशन के बाद जो प्राइस बढ़ता है ना, देखो हम लोग कई बार क्या समझते नहीं है, अगर किसान के पास, हम कहते हैं ना कि किसान के पास से टमाटर 2 रुपए का निकला यार, हमारे पे 40 का, उसका रीजन होता है किसान ने मानो कि सोलापुर में टमाटर लगा रखा है, सोलापुर से दिल्ली की मंडी में वो पहुंचना है, अब वो वहां से एक व्यापारी जाके उससे किसान से लेगा, वो अब व्यापारी ट्रांसपोर्टर से के पास पहुंचाएगा, वहां पे कॉस्टिंग आ गई, ट्रांसपोर्टर से लेकर के दिल्ली के लिए निकलेगा, वो कॉस्टिंग आ गई, वो आएगा आजादपुर मंडी में आड़ती के पास, वहाँ 6% कमीशन लगेगा, कहीं कहीं 8% लगेगा, 1% मंडी टैक्स लगेगा, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है हमारे, फिर उसको रिटेल में जाएगा, हाँ फिर एक मासाखोर बीच में इन्वॉल्व, तो मीडिएटर है, तो अगर रिटेल आउटलेट किसान के डायरेक्ट आ गए कि भाई आजादपुर हरियाणा के आसपास के किसान आएंगे सीधे बेच सकते हैं अपनी जगह, जब गाजियाबाद में, तो ऑब्वियस ही बात ये अच्छा है। दूसरा क्या ऐसा लगता है कि किसान के पास आने से उसकी भी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो फायदा है इसमें। और एक इसमें सबसे अच्छा जो मेरे को एक और पॉइंट लगा ना, वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का जो है कि आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एपीएमसी के थ्रू कर रहे हो या मंडीज के थ्रू कर रहे हो, तो वो सीधा किसान के बैंक अकाउंट में वो पैसा आएगा। और इसमें एक चीज और है, सब मिडलमैन खत्म है, अब एक चीज देखो, गड़बड़ नहीं हो पाएगी। जो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, उससे उनके इरिगेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, हाँ। ठीक है, उनका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने ये भी बोला है कि हम सोलर जो पैनल है, सोलर पैनल इरिगेशन के लिए सपोर्ट करेंगे, उसका हम कॉस्ट भी इफेक्टिव रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है सोलर पैनल को अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर सके। अपने इरिगेशन जो भी एग्रीकल्चर जो भी इक्विपमेंट्स है उस पर जीएसटी हटाने की बात करेंगे, जीएसटी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी जो बैकबोन टूटी है ना, वो डिमोनेटाइजेशन एंड फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, ये 2 चीजों ने ना एक्चुअली सबसे ज्यादा ना लोअर मिडिल क्लास और फार्मिंग सेक्टर की कमर तोड़ी है। अब एक चीज जिस वजह से इनका इन्फ्लेशन भी राइज हुआ है इनके पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स के ऊपर, जो कि किसानों को किसानी करने में बड़ी दिक्कत आई है। अब ट्रैक्टर है, ठीक है, किसान को ट्रैक्टर कोई रोड पे नहीं चलाता है, किसान का ही मेन यूज है ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर पे जो जीएसटी लग रहा है वो तो या तो उसको कम किया जाए, एक बेसिक स्टैंडर्ड लिया जाए, या उसको बिल्कुल वेव ऑफ किया जाए, तो उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा किसान को। अब क्या है, अगर ट्रैक्टर सस्ता हो जाएगा तो उससे किसानों को बेनिफिट ये कि वो जो अपनी किसानी कर रहे हैं उसमें उनको मदद हो जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है। एक चीज़ में और अच्छी लगी, जैसे फाइनेंस कमीशन परमानेंट होता है ना, मुझे तो इसमें लगा ऐसे कहा गया कि एग्रीकल्चर कमीशन बनाया जाएगा, तो वो क्या करेगा, जैसे आप लोन का नहीं होता कि भाई ये कोई भी आ रही है गवर्नमेंट आके कहती है हम लोन माफ कर देंगे, फिर से एक्सचेकर पे प्रेशर पड़ता है, तो उसमें कि हम एक परमानेंट कमीशन बना लेंगे परमानेंट बेसिस पे, हाँ टाइम टू टाइम चेक करेगा कहाँ पे जरूरत है कहाँ पे नहीं है। और दूसरा, हाँ एक चीज़ और बहुत अच्छी है जो आपने जैसे CACP का नाम है, तो मुझे ध्यान आ गया कि CACP क्या होता है कि एडवाइजरी है, मानो कि आप दोनों गवर्नमेंट है, मैं CACP हूँ, तो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई अब धान 3000 रुपये में होना चाहिए, तो आप कह दोगे कि ठीक है 3000 रुपये, या तो कहोगे ठीक है, या तो कहोगे नहीं 2800 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि हम इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, तब उसमें क्या होगा कि बाइंडिंग हो जाएगा आपके ऊपर। मैं कहूँगा भाई मैं CACP हूँ, आप मिनिस्टर्स हो एग्रीकल्चर के, तो अगर आप 3000 है तो 3000 में ही जाएगा वो वहाँ पर। अभी क्या सीन है ना कि CACP जो है ना वो एक डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है, इसको ये न्याय पत्र में मेंशन्ड है कि इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, बिकॉज CACP इज लाइक कॉस्ट एंड प्राइस जो भी होगा फार्मिंग इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, वो डायरेक्टली वो मॉनिटर करेंगे, एंड टाइम टू टाइम दे विल कीप इवेल्युएटिंग द प्रोसेस कि किस हिसाब से वी आर ग्रोइंग, या अगर कोई डिप आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या है, तो वो उसको एड्रेस करेंगे। मतलब एक इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए
फार्मिंग इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एक डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए सीएसईपी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बहुत जरूरत है, जो कि ये होगा अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, ऐसा दे हैव मेंशन्ड इन देयर मैनिफेस्टो। तो वो बहुत जरूरी है फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए उसको करना, ताकि ये मिडल मैन और ये प्राइवेट सेक्टर की जो मनमानी चल रही है ना, उसको किसी तरीके से एक होल्ड पे लेकर आया जाए। तो अभी तो चलो ये किसान न्याय की बात कर ली, आपने कहा कि मैंने ये पढ़ा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने भी कह दिया कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें ये अच्छी लगी थी, सिद्धार्थ भाई ने बोला कुछ कुछ अच्छी चीज़ें लगी थी। अभी कुछ दिनों पहले मैं आज तक में देख रहा था कि एक यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा की, वहाँ के कुछ बच्चे आए थे, तो भाई उन्होंने नहीं पढ़ा क्या, या उन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जा रहा, कि वो क्या सीन है? नहीं, वो बच्चे ना नहीं, वो जो बच्चे आए थे उनको एक इवेंट के लिए लेके आया गया था, उसका मैंने देखा ट्विटर पे किसी एक स्टूडेंट ने तो इवन ट्वीट भी किया हुआ था, और उस यूनिवर्सिटी का इंस्टाग्राम जो हैंडल है उस पे वो है ना फोटोज डले हुए थे स्टोरीज पे, वहां ये डला था कि देखिए हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे मीडिया से कितना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हैं। वो तो क्या हुआ, एक जो चैनल था उस चैनल के पत्रकार ने वहां पे पोल खोल के रख दी, उसने उस स्टूडेंट वही तो कह रहा कि वो नहीं पढ़ा, मतलब उन्होंने एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, दिस इज द बेसिक मिसकंसेप्शन। जैसे हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट पे भी डिस्कस किया था ना कि सोशल मीडिया का जो एक परसेप्शन बन रहा है वो बहुत डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये जो अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर हुआ था। आप मानो कि वहां एटलीस्ट 100-150 बच्चे थे स्टूडेंट से एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के, और जब जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन कर रहा है कि यार आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, दे वर ब्लैंक आउट, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, स्पेलिंग पढ़नी ही नहीं आ रही थी, एंड दे वर नॉट एबल टू प्रोनाउंस कि वो है क्यों वो नेक्सलाइट्स को मैक्सवेल बोल दिया था, मैक्सवेल बोला या क्या बोला था। मतलब मेन तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना। मुझे लगी ना, एक मैंने देखा छोटी बच्ची थी, 16-17 साल की बच्ची थी, चलो आप प्रोटेस्ट में आ गए, आप किसी तरह भी इंक्लाइन हो सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी तक इंक्लाइन हो सकते, वो बच्ची आगे प्ले कार्ड लेकर के उसने दिखाया, नहीं पढ़ पाई, उसके ऊपर है, यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि आपने कैसे अलाउ कर दिया, एक वो अलग चीज़ है। उस 16-17 साल की बच्ची को ये भी तो लगा होगा कि मणिपुर जैसी इशू भी हुआ है, मणिपुर में वो उसको दिखाया नहीं गया, बताया। मैं कह रहा हूँ कितना बड़ा इशू है कि आप एक तरफ एक वो इशू है, एक इशू है ना, बच्चों को ये तक बोला गया था, किसी ने ट्वीट किया होता कि हमें ये बोला है कि अगर आप इस प्रोटेस्ट में जाओगे, आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपके इंटरनल के नंबर अच्छे लग जाएंगे। अब जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि अवेयरनेस कितनी है कॉजेस को लेके, कोर इश्यूज को लेके। अब मणिपुर हम अगर जाते हैं तो मणिपुर के इश्यूज के ऊपर इतने कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, यूथ ने, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने इतनी आवाज ही नहीं उठाई, क्योंकि वो उस चीज को सप्रेस कर दिया गया और सोशल मीडिया पे कई और चीजें चलाई गई। इसीलिए लास्ट पॉडकास्ट में भी जब हमने डिस्कस किया था ना, तो यही किया था दैट सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है ना, वो परसेप्शन बना रहा है और इलेक्शन उसके बेसिस पे हो रहा है, रादर देन कि आपके कोर इश्यूज क्या है, आपके मैनिफेस्टोज में क्या एड्रेस है, फैक्ट्स पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब जैसे अब आप देखो कि कुछ टाइम पहले बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको सजा उनकी माफ कर दी गई थी, और जब वो लोग जेल से बाहर आए थे दे वर ब्लडी रेपिस्ट, और उन लोगों को माला पहना के आप स्वागत कर रहे हो। अब इस चीज से ये चीज हमें क्लियर होती है कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि रेप भी कास्ट और रिलीजियस के बेसिस पे जस्टिफाई होंगे। मतलब किसी को इतनी शर्म नहीं आई कि वो लोग किसी का रेप करके बाहर आए हैं, वो रेप के अक्यूज्ड है और आप उनका स्वागत कर रहे हो। मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी आज की डेट में वो रिलीजियस के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा। अब जो दिस इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो दिल्ली वाला निर्भया कांड हुआ था उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, सब एकजुट हो गए थे। एग्जैक्टली। और उसमें सरकार तक चली गई थी। बट ऐसे मेरे को ना, आई एम रियली सॉरी कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट निर्भया से भी कहीं ज्यादा या कम नहीं बोलेंगे। दरिंदगी जो हुई है वो मणिपुर में भी कम नहीं हुई, बट उसके खिलाफ किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। बात वैसे ही करो, वो पार्टी के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि संदेश खली में होगा। अच्छा, संदेश खली बाद में चलता है कि प्लान कर रखा है, तो अगर आप इस लेवल पे चले जाओगे, कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना का केस इतना हाईलाइटेड है, बाप रे, ही वाज अ मास रेपिस्ट, डिस्कशन और चीजें हो ही नहीं पा रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही है। आई कैन नॉट कॉल हिम एज ए ह्यूमन, बट वो एक राक्षस आदमी है। आप स्टेटमेंट्स पढ़ो जो मीडिया में आ रहे हैं, जिन फीमेल्स का रेप हो रहा था तो वो देवर लिटरली बेगिंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया है, मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो। मतलब आई कैन नॉट रिकॉल दो स्टेटमेंट्स। अगर कोई उस चीज को ध्यान से पढ़े और अगर उस चीज को देखे कि इस केस को स्टडी करे ये हुआ क्या है, तो लोगों के ना लिटरली नींद नहीं आएगी लोगों को रात को। मतलब उसने 2976 वीडियोस बना रखे थे। ये रेप भी नहीं है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड दरिंदगी। ये
मतलब आप इसको कोई इंसानियत We का have तो no नाम नहीं words दे even. सकते. यू डोंट हैव इवन लाइक, मैं कैसे इस चीज को जस्टिफाई करूं या क्या बोलूं कि ये गलत था, गंदा था. ये कहीं ज्यादा गलत है. आप इसको वर्ड्स में भी नहीं बता सकते कि वो आदमी क्या कर रहा था. एंड ही इज इन अलायंस विद द करंट गवर्नमेंट. बीजेपी के साथ वो अलायंस में है और उसके ऊपर एक्शंस क्या हो रहे हैं और कितनी तेजी से एक्शंस हो रहे हैं. क्या इसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है? वो तो चला गया जर्मनी. वो शायद, हाँ, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे बाहर है. एंड उसके फादर को भी रिसेंटली बेल मिला है किडनैपिंग केस में. तो एक सिटिंग सीएम को बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. हेमंत सोरेन इज स्टिल इन जेल, बट ऐसे केसेस के अंदर तुरंत बेल भी मिल रही है. तो ये लॉ पे ना लोगों को थोड़ा सा ना डाउट होता है कि यार अगर हम जाएं, कंप्लेंट करें, सिस्टम के खिलाफ अगर बात भी करें तो क्या हमारे साथ जस्टिस होगा? तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स निकल कर आते हैं ना कि जिन पे एक्चुअली लोगों को बात करने की जरूरत है, बट वहां कोई बात नहीं करता. बात क्या होगी? वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कांग्रेस. प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? वो ये वी डोंट नो. इसीलिए हमने बोला था ना कि सोशल मीडिया का परसेप्शन कैन नॉट डिसाइड द फेट ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. इस वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. सो थैंक यू गाइज. आज हमको इसको यहीं पे रैप करना पड़ेगा, लेकिन एक आप सबसे गुजारिश है. देखो, हम 2024 के चुनाव में खड़े हैं और एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है सबसे पहला कि जो भी सरकार है या जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां चुनाव में हैं, वो अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में हम लोगों को यानी देश के नागरिकों को क्या देने वाली है और उसको सोचने की ज़रूरत है कि किसान को क्या मिल रहा है, युवा को क्या मिल रहा है, महिला को क्या मिल रहा है, जवानों को क्या मिल रहा है. जिस दिन हम ये सोचने पर आ जाएंगे तब हम कहेंगे हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है. जाकर सिर्फ वोट देने से मतलब नहीं है, अपनी जिम्मेदारी को इस कदर समझना है कि मेरे एक वोट से वो किसान के बारे में क्या, मेरे एक वोट से युवा के बारे में क्या, मेरे वो एक वोट से महिलाओं के बारे में क्या. और जिस दिन ये सोच आ जाएगी उस दिन हम कह सकते हैं भाई हम बहुत ही मजबूत लोकतंत्र में है और हमको पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं. तो इसीलिए हम तीनों की तरफ से, और मैं चाहूँगा कि मेरे दोनों भाई भी अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, कि आप एक बार एटलीस्ट जो मेन पार्टियाँ आपके सामने से एग्जाम्पल के लिए बीजेपी और कांग्रेस, उसके मैनिफेस्टो को ज़रूर पढ़ें. आपको मुझे लगता है हार्डली आधे घंटे के अंदर आप दोनों को पढ़ लेंगे, कंपेयर करें किसने क्या दिया है, कौन क्या देने वाला है, तब आप एक न्यूट्रल सिटीजन के रूप में जाकर के वोट कर पाएंगे. मैं बस अंत में यही अपील करना चाहता हूं कि हम लोग जब वोट करने जाएं, अभी जो हमारे ये देश का चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र में जो चुनाव हो रहा है, इसमें हमें अवश्य वोट करना होगा. क्योंकि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई हक नहीं होगा कि हम किसी सरकार पर सवाल कर सकें. हमें सवाल करने का तब हक होगा जब हम वोट करने जाएंगे और अपने मताधिकार का हम प्रयोग करेंगे. वोट करने जरूर जाएं. वोट करने से पहले दोनों पार्टियों के, जो विपक्ष में है और जो पक्ष में है, दोनों की बातों को सुने और उसमें अपने आप को कंपेयर करें कि किसके घोषणा पत्र में क्या हमारे लिए बेहतर है. जात पात धर्म इन सब से ऊपर उठ करके वोट करें. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. थैंक यू कार्तिक फॉर इनवाइटिंग अस. एंड गाइज, हमारा ना एक लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा, एक ये एफर्ट था दैट वी शुड एड्रेस सम सॉर्ट ऑफ कोर इश्यूज जो हैं, जो डायरेक्टली हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में इंपैक्ट डाल रहे हैं, बिकॉज वी आर इनटू द जनरल इलेक्शंस. तो इस चीज में ना हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिससे कि हम एक अच्छी गवर्नमेंट और मे बी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चूज कर सके. तो इस पॉडकास्ट का एक यही आइडिया था दैट आप वोट किसी को भी करो, इट्स योर कॉल, इट्स योर राइट, बट अपने सिविक राइट को ना एक्सरसाइज जरूर करो. एंड बिफोर वोटिंग प्लीज सोशल मीडिया के परसेप्शन से हटके आपको क्या मिला और आपको क्या मिलेगा, एक बार ये मैनिफेस्टो जरूर पढ़ना, बिकॉज मैनिफेस्टो पढ़ना ना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज वही विजन डिसाइड करेगा कि आपकी कंट्री को, हमारी कंट्री को नेक्स्ट 5 years में क्या मिलने वाला है. तो प्लीज वोट जरूर करो, एक्सरसाइज योर सिविक राइट्स. वोट किसी को भी करो, कांग्रेस, बीजेपी या किसी को भी करो, इट्स योर राइट, बट प्लीज मैनिफेस्टो जरूर पढ़ो. ट्राई टू सेट अ नैरेटिव कि आपको कंट्री की बेटरमेंट के लिए देखना है या फिर अपनी इंडिविजुअल बेटरमेंट के लिए देखना है, या फिर आपकी लाइफ कितनी सूदिंग होगी, कितनी इंप्रूव होगी आने वाले टाइम में, और कौन आपको ज्यादा पर्क्स एंड बेनिफिट्स देगा, उसके हिसाब से आप वोट करो. एंड कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस. we'll be coming up with new exciting episodes, but please let us know कि आपको और कौन से टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, so उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट को डिजाइन कर सके. and we'll be needing your support, so please keep supporting us and keep loving us the way you are showering your love and support on us. If you like the video, please hit the like button. Please subscribe us and share the video.